भारत में कैसे हुई सिनेमा की शुरुआत? भारत में बनने वाली पहली फिल्म आखिर कौन सी है? इसमें किन किन कास्ट ने काम किया था और क्यों इस फिल्म को बनाने के लिए महिला कास्टिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी? इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो भला कैसे बनाई गई थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गपुताई में। गपुताई लेकर आई है आपके लिए भारत में बनने वाली पहली फिल्म से जुड़ी कुछ बातें जो कि आपको भी ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि आप भी भारत में ही रहते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि भला भारत में पहली कौन सी फिल्म बनी थी और इसे किसने बनाया था, तो शायद ये आपके लिए बहुत ही बुरी बात हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत में सिनेमा के जनक हैं वो हैं दादा साहेब फाल्के। उन्हीं के नाम पर कई अवार्ड भी हैं और इन्हें जो हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही भारत में पहली फिल्म बनाई थी। आपको बता दें कि जो पहली फिल्म थी वो 1913 में आई थी। इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म एक साइलेंट फीचर फिल्म थी जिसकी ड्यूरेशन भी अप्रॉक्स 40 मिनट्स थी। ये फिल्म जो है उस टाइम पर रिलीज़ की गई थी बॉम्बे में एक थिएटर के अंदर, और इसके जो बहुत कम फुटेजेस हैं वो भी ऑनलाइन है। अधिकतर फुटेज यहाँ पर नहीं है ऑनलाइन भी, तो अगर आपको देखना है तो शायद आप देख पाओ या ना देख पाओ। बट इसका जो कॉन्सेप्ट था वो दादा साहब फाल्के बाहर से, विदेश से सीख कर आए थे फिल्म मेकिंग, और उसके बाद उन्होंने इसे इंडिया में अप्लाई किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी सारी खास बातें हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन और इस फिल्म का जो प्रोडक्शन था वो खुद दादा साहब फाल्के ने किया था। और जो ये फिल्म है इसका बजट भी अप्रॉक्स 10 से 15 हज़ार रुपये उस वक्त था। यह 1913 में बनी थी और इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली एक राजा हरिश्चंद्र है उनकी स्टोरी से लिया गया था, उनकी स्टोरी से इंस्पायर था। और इसे दिखाने का जो तरीका था वो भी आज के सिनेमा से बहुत अलग था। उस वक्त जब इस फिल्म को दिखाया गया था थिएटर में, तो ये एक प्रेजेंटेशन के तौर पर, जैसे एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उस तरीके से ही इसे दिखाया गया था। पहले एक स्लाइड थी जिसमें कंटेंट लिखा हुआ था और उसके बाद जो स्क्रीन्स थे वो दिखाए जा रहे थे। ऐसे में लोग जो थे वो इसको समझ पा रहे थे, वरना उनके लिए इसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। इस फिल्म से जुड़ी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त इस फिल्म की कास्ट वो ढूंढ रहे थे दादा साहब फाल्के जी, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि उन्हें महिलाओं की ज़रूरत थी और उस वक्त कोई भी महिला सिनेमा में काम करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में वो रेड लाइट एरिया तक भी गए कि उन्हें कोई महिला मिल जाए जो कि उनकी फिल्म में काम करे, पर उन्हें कोई भी महिला नहीं मिली। तो ऐसे में उन्होंने पुरुषों को ही, उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि वो पुरुषों को ही महिला के रूप में दिखाकर अपनी जो स्टोरी है उसे पूरा कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इसके जो कास्ट थे वो थे दत्ताराय दामोदर दबके, जिन्होंने हरिश्चंद्र का किरदार निभाया था। एना सोलंके जो तारामती के रूप में नजर आई थी, जो कि हरिश्चंद्र की वाइफ हैं। वहीं जो बालचंद्र फाल्के हैं उन्होंने रोहित का किरदार प्ले किया था, जो कि हरिश्चंद्र के ही बेटे थे। आपको बता दें कि रियल लाइफ में जो बालचंद्र फाल्के हैं वो दादा साहब फाल्के के ही बेटे हैं। उस वक्त कास्ट के लिए काफ़ी दिक्कत थी, तो उन्होंने अपने बेटे को ही कास्ट में मतलब शामिल कर लिया। और यही वो मतलब इंसान भी हैं बालचंद्र फाल्के, जिन्हें पहला चाइल्ड आर्टिस्ट कहा जाता है। आपको बताते चलें कि इसके अलावा यहाँ पर गजानन वासुदेव भी थे, जिन्होंने विश्वामित्र का किरदार प्ले किया था। इसके अलावा और भी कई एक्टर्स थे जिनको हम बोल सकते हैं कास्ट थे, जिनको उन्होंने चुना था। इस पूरी जो मतलब फिल्म है वो एक लॉन्ग फिल्म थी, तो ऐसे में उन्हें काफ़ी सराहा गया। लोगों ने इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। जो ये पूरी फिल्म है वो कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा के जो भी आज की बनने वाली फिल्में हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और आज बॉलीवुड या टॉलीवुड भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में थी, पर आज हम देखते हैं कि किस तरीके से रंगीन दुनिया हो चुकी है पूरी सिनेमा की। और लेकिन
यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि उस वक्त के जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे, बहुत अच्छे थे, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देने वाले थे। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट सिनेमा में कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। उस वक्त जो दादा साहब फाल्के हैं उन्होंने सब कुछ खुद किया था, पर यहाँ पर इतना बजट लगाने के बाद भी एक अच्छी स्टोरी या यूँ कहें कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट अभी फिल्मों में कहीं ना कहीं पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में मैं आपको बता कि यहाँ पर जो दादा साहब फाल्के हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था और उनके नाम पर आज कई सारे अवार्ड भी हैं। लेकिन जो इनमें हरीश चंद्र राजा की स्टोरी थी उसका जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे आया था कि उन्होंने सोचा कि अभी फ़िलहाल वो ज़्यादा स्टोरी या फिर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्रिएटिव, तो वो पहले की जो स्टोरी थी या फिर जो स्टोरी बहुत ज़्यादा चर्चित थी और जो लोगों को इंस्पायर भी कर सकती थी उन्होंने उसे ही चुना। इसमें जो पूरी स्टोरी है उसको अगर मैं बताऊं तो उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो राजा हरीश चंद्र हैं उनके पास एक साधु आता है भेष बदल के उनके सपने में, और वो उनसे उनका जितना भी संपत्ति है, जितना भी उनका साम्राज्य है वो दान में मांगता है और वो उसे दान में भी दे देते हैं। और इसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये बात तो आप जानते होंगे कि राजा हरीश चंद्र जो थे वो बहुत सत्यवादी थे और बहुत बड़े दानवीर थे। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि उनसे अगर आप सपने में भी कुछ मांग लो तो वो कभी भी उसको इनकार नहीं करते थे। ऐसे में उन्होंने सब कुछ अपना एक साधु को दे दिया जो कि विश्वामित्र थे हकीकत में, और भेष बदल के उनके पास पहुंचे थे। ऐसे में जब उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया दान में तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो उनकी जो पत्नी थी वो किसी सेठानी के पास काम करने लगी और उनकी पत्नी के पास ही उनका बेटा भी मतलब रहने लगा। और दूसरी तरफ जो राजा हरिश्चंद्र थे वो भी काम करने लगे थे, जो मतलब शमशान होती है वहाँ पर जो लकड़ियाँ लेने आते हैं तो वहाँ पर काम करने लगे थे, चंडाल जिसको बोलते हैं शायद। तो उनके पास उनके सेवक बन गए थे। तो उसके बाद जब एक समय आया जब खुद जो हरिश्चंद्र हैं, राजा हरिश्चंद्र हैं, उनकी बीवी जो है वो उनके पास आई थी क्योंकि उनका जो बेटा था वो ख़त्म हो गया था। तो ऐसे में उन्होंने लकड़ी देने से तब मना कर दिया था। तो ये सब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे तो आपको स्टोरी पता चल जाएगी। लेकिन मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि इसमें क्या था। तो जब क्योंकि वो अपने वादे के बहुत पक्के थे हरिश्चंद्र, तो उनको चंडाल ने बोला था कि बिना पैसे लिए तुम किसी को भी लकड़ी नहीं दोगे। तो ऐसे में जब उनकी वाइफ खुद आई कि हाँ भाई उनके बेटे का अंतिम संस्कार करना है तो उन्हें लकड़ी चाहिए, तो ऐसे में उन्हें कहीं भी मतलब उन्होंने कहा कि मुझे पैसे दो और फिर मैं आपको लकड़ी दूंगा। यहीं पर ये बातचीत होती है। वो कहीं ना कहीं अपनी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं और वो अपने बच्चे को मतलब कुछ वक्त के लिए इग्नोर कर देते हैं, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो इस स्टोरी में जो है। और फिर उसके बाद जो भगवान होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि विश्वामित्र सिर्फ उनकी एक परीक्षा ले रहे होते हैं। तो ऐसे में जब भगवान जी प्रसन्न होते हैं तो उनके बेटे को भी जीवित कर देते हैं और उनके जो भी दुख हैं उनको बता देते हैं कि आपकी तपस्या थी, मतलब आपका ये परीक्षा ली जा रही थी जिसमें आप सफल हुए। तो ये मतलब पूरी स्टोरी थी, तो वो उसमें दिखाया गया था। इसके लिए कहीं ना कहीं जो दादा साहब फाल्के हैं उनका बेटा एक बार बीमार भी हो गया था। ऐसा बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान ही वो बीमार हो गया था। तो उस वक्त दादा साहब फाल्के ने बीमारी के दौरान ही उसका जो मरने वाला जो सीन था वो कहीं ना कहीं शूट किया था, क्योंकि वो उस वक्त उसे अस्पताल में नहीं ले जा सकते थे। इस दौरान जो पूरी शूटिंग थी, जो इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो तकरीबन कई महीनों तक चली थी, क्योंकि इसे शूट करना बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं था जितना कि आज होता है। तो इसको 6 महीने या 7 महीने कुछ ऐसे लगे थे। और पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फिल्मों को लेकर जो भी उनका जिज्ञासा है या जो भी उनकी इंटरेस्ट है वो जागने लगा था। और यहाँ से जो फिल्में हैं वो बनना शुरू हो गई। दादा साहब फाल्के की अगर ओवरऑल फिल्मों की बात करें तो उसमें और भी कई फिल्में शामिल हैं, जैसे कि वैसे तो उनकी बताई जाती है कि उन्होंने 95 फिल्म की थी और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई थी। इसमें मोहिनी भस्मासुर जो 1913 को आई थी, और सत्यवान सावित्री 1914 में आई थी, लंका दहन 1917 में आई थी, श्री कृष्ण जन्म 1918 में आई थी और कालिया मर्दन 1919 में आई थी। ये वो फिल्में हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों की जो मान्यता है उस पर आधारित थी और लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के का निधन 16 फरवरी 1984 को हो गया था। हालांकि वो जो है भारत में सिनेमा की नींव रख चुके थे, तो ऐसे में लगातार जो सिनेमा है वो
अब आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं जो आज का सिनेमा है वो हम सबके सामने है। लेकिन आज के सिनेमा में कई खामियां हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की कमी है। पर जो भी हो, ये सिनेमा जो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वो दादा साहब फाल्के को। आपको बता दें 1910 में जब बम्बई के अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई गई थी, तो ऐसे में थिएटर में बैठकर वहीं जो फाल्के हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तालियां भी बजाई थी और उनके दिमाग में यहीं से ही वो कॉन्सेप्ट भी आया था। आपको बता दूं कि उन्होंने इंग्लैंड में जाकर फिल्म की पढ़ाई की थी और यहीं से ही जो भी उनकी टेक्नोलॉजी होती है, उस टाइम पर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन जितनी भी थी वो उन्होंने सीखी और फिर यहाँ पर आकर उसको अप्लाई किया। तो ऐसे में ये था पूरा का पूरा राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है उसे बनाने का और जो भी एक सिनेमा की नींव रखने का पूरा कॉन्सेप्ट। आपको कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि आज भारतीय सिनेमा में कंटेंट की कमी है? क्योंकि पहले की जो फिल्में थी वो कहीं ना कहीं फैमिली को जोड़ने वाली थी, बहुत बड़ा परिवार और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आज की फिल्में कहीं ना कहीं सिर्फ 2 से 3 लोगों पर ही सिमट कर रह गई हैं। टॉलीवुड में अभी भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं कहा जा सकता कि हाँ भाई टॉलीवुड में कुछ नहीं है। टॉलीवुड में पूरी फैमिली, सब कल्चर और कहीं ना कहीं एक इनोसेंट जो होती है रिलेशनशिप की वो बहुत दिखाई जाती है। लेकिन जो हमारा बॉलीवुड है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मारधाड़, लव, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर कुछ अच्छा दिखाएंगे तो शायद हमारे समाज में भी कुछ बदलाव हो सकता है।